बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक बहुत बड़ी ख़बर देंगे और उस ख़बर को हम बाद में थोड़ा सा एनालाइज़ भी आपके साथ मिलके करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए और इत्मीनान हो जाए कि ये ख़बर क्यों ठीक है। और ख़बर ये है कि पीडीएम की और शरीफ फैमिली की और वो सब क़ुव्वतें जो मिल के गवर्नमेंट को हटाने की या फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रही थी, उनकी छुट्टी हो गई है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें ताकि आप तक वीडियो वक्त पे पहुंचती रहे। मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। आज ये पीडीएम का एक सवाल आता है कि अचानक एकदम इतना उबाल क्यों आया और वो क्या चीज़ थी जिसे कॉन्टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जिस चीज़ को कॉन्टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो पीडीएम की तरफ से सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करना था। लगता ऐसे है कि वो हुकूमत हटाना चाहते हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से स्टेटस को चेंज करना जो है वो एम था। जबकि लगता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है और ये है वो पैराडॉक्स जिसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मार्च के बाद हतमी फैसला हो जाएगा इन तमाम चीज़ों का। आज से तकरीबन 10, 12, 13 साल पहले आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, उस हुकूमत के दौर में 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, हमें सबको मालूम है। और ये 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये 122-23 अमेंडमेंट्स का मजमूआ था और ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी। इसने सबसे बड़ा काम ये किया कि इसने पाकिस्तान की फेडरेशन को कॉन्फेडरेशन में तब्दील कर दिया और उसके बाद एनएफसी अवार्ड आया और सूबों को जो डिविजिबल पूल में से पैसे दिए गए वो उससे पिछले साल जो दिए गए थे उससे 6,000 अरब रुपए ज़्यादा दिए गए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 6,000 अरब रुपए सूबों को ज़्यादा दिए गए उस साल जो पिछले साल से देने थे। और तमाम पैसे जो हैं वो सूबों के पास चले गए और इख्तियारात भी, और हेल्थ, एजुकेशन, जैसे अब कोविड फैला हुआ है तो फेडरल लेवल के ऊपर लोग मूव करते हैं लेकिन इख्तियारात सूबों के पास है, सूबों के पास चले गए। सूबे क्योंकि ख़र्च नहीं थे सकते, कैपेसिटी नहीं थी, तो लिहाजा वज़ीर आला हाउस से वो पैसे खर्च होते रहे और बजाय ख़र्च होने के वो पैसे मुल्क से बाहर जाते रहे। ये है वो हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग जिसका जिक्र वर्ल्ड बैंक ने किया है कि पाकिस्तान से हर साल 10 अरब डॉलर मुल्क से बाहर कैपिटल फ़्लाइट होती है मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, यानी कि 100 अरब रुपया, 100 अरब डॉलर 10 साल में। और ये बड़ी बेईमाना शक्ल इसने इख्तियार कर ली थी। इस सारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, ज़ाहिर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ थी फेडरेशन के। ये जिस वक्त ज़रब अज़ब होने लगी तो सूबों को डिविजिबल पूल में से पैसे दिए गए थे इस होप पे और इस उम्मीद पे और इस कैलकुलेशन पे कि सूबे जो हैं वो सरप्लस जनरेट करेंगे और वो फेडरेशन के पास दोबारा आएगा और उससे मुख्तलिफ काम चलते रहेंगे, क्योंकि पैसे सारे सूबों के पास, लाइबिलिटी सारी फेडरेशन के पास, कर्ज़े सारे फेडरेशन ने अदा करने हैं, तमाम लाइबिलिटीज़ खर्चना सूबों ने है। तो जिस वक्त ज़रब अज़ब होने लगा तो उसकी एक कॉस्ट थी, टेररिस्टों के ख़िलाफ़ फ़ौज मोबलाइज़ करनी थी, टैंक मोबलाइज़ करने थे, लोगों ने जाना था, राशन, तो उसकी एक कॉस्ट थी, उसको सूबों पर डिवाइड किया गया। पंजाब के हिस्से 100 अरब रुपये आए। पंजाब ने कहा हम तो नहीं दे सकते, और जब उन्हें कहा गया कि ये एक नेशनल कॉस्ट है, मुल्क चला जाएगा अगर ज़रब ऑपरेशन ना किया गया, ये एक जंग है जो हम पे इम्पोज की गई है पाकिस्तान पे, तो वो लड़नी है, उसकी कॉस्ट है। तो बाहर जाके शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, ये कहा गया कि देखो जी फ़ौज कहती है 100 अरब दे दो हमें, नहीं तो हम तुम्हें हटा देंगे। और प्रोपेगेंडा उस वक्त भी मिलिट्री के ख़िलाफ़ इस तरह चलता रहा कि फ़ौज कह रही है कि 100 अरब हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हें हटा देंगे, हालांकि असल में सिचुएशन वो है जो मैंने आपको बताई है। अब इस वक्त पैसे भी सारे सूबों के पास और सूबे यूज़ भी नहीं कर रहे। कल MQM ने कहा है कि जो वज़ीर आला हैं और जो सिंध गवर्नमेंट है वो कोई सिंध गवर्नमेंट नहीं, वो जो है सिंधु देश गवर्नमेंट के तौर पे एक्ट कर रही है और हमें दीवार से उन्होंने लगा दिया। तो ये जो एंटी फेडरेशन पॉलिसीज़ थी, ये ज़ाहिर है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर बैठ के तय की थी और हमें पता है, और हम इनके ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं थे सकते।
क्योंकि फ़ौज जनरल मुशर्रफ के बाद जब इफ्तिखार चौधरी के बाद वकीलों की मूवमेंट हुई और मार्शल लॉ लगाया और इमरजेंसी, तो फ़ौज की बड़ी बदनामी हुई थी उस वक्त। और सिविल अनरेस्ट का ख़तरा था कि फ़ौज अगर आएगी तो लोग फ़ौज से ना लड़ना शुरू कर दें, तो लिहाजा फ़ौज कुछ कर भी नहीं थी सकती। अब आपने मुल्क को बांध भी लिए, पैसे भी छीन लिए, इख्तियारात भी चले गए। इसकी एक और आपको मैं मिसाल बताऊं, हाल ही में क्राइम के लिए इंटीरियर मिनिस्टर जब शहरियार अफरीदी थे, अभी पिछले 1-1.5-2 साल पहले, तो पिंडी के एक थाने में वो गए। SHO ने कहा कि आप बाहर निकलें, IG से इजाज़त लेके आए। उन्होंने कहा ये हमारा मुल्क है। उसने कहा नहीं, फेडरेशन का कोई काम नहीं है इंटीरियर। तो ये फेडरेशन जो है एक्चुअली कॉन्फेडरेशन बना दी गई थी। अब इस वक्त ये है कि मिलिट्री ने भी सब्र किया, एस्टेब्लिशमेंट ने, लोकल ने, और पॉलिटिकल पार्टी भी साथ, गवर्नमेंट आके ऐसी खड़ी हो गई है जो प्रो पाकिस्तान है बहुत ज़्यादा, जो पाकिस्तान का ख्याल रख रही है। तो अब ये हुआ है कि एक नया सूबा वजूद में आ गया, गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि नौजवानों में बड़ा अनरेस्ट था उनके भी कि वो शामिल होना चाहते थे। तो उन्हें कह रहे थे कि जी पंजाब ने कब्ज़ा किया हुआ है और फ़ौज ने, और इस तरह की बातें सारी। तो वहाँ पे भी अनरेस्ट हो रहा था बड़ा, आपने देखा भी। तो गवर्नमेंट बन जाएगी अगर मार्च तक ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चलती रहती है, तो मार्च के बाद सेनेट में मेजॉरिटी आ जाएगी PTI की, और जॉइंट हाउस में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करने के लिए 20, 25, 30 सीटों की ज़रूरत होगी, जो कि इस्टेब्लिशमेंट मैनेज कर सकती है बड़ी आसानी के साथ, और हुकूमत वक्त भी मैनेज कर सकती है। जिस तरह संजरानी साहब के इलेक्शन के दौर में हुआ, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वक्त उन्होंने वोट दे दिए सब ने, बिल्कुल उसी तरह जैसे फाटा के मर्जर के वक्त उन्होंने वोट दिए। तो ये पॉसिबल है। तो मार्च के बाद 2-3 अहम चीज़ें हो जाएंगी। एक तो डिविजिबल पूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि सूबों का एक नया सूबा आएगा और उसमें ज़ाहिर चेंज होगा सूबों का। तो उससे ये होगा कि फेडरेशन मजबूत होगी और फेडरेशन के ख़र्चे कुछ निकलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि हेल्थ, एजुकेशन, कम अज़ कम ये 2 चीज़ें, जैसे, और इन्वायरमेंट भी हो सकता है, या कोई एक आध और चीज़ ऐसी जो कि बिल्कुल ही कॉन्फेडरेशन बना देती है फेडरेशन को, वो दोबारा कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी जाएगी। यानी कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 19th 20th मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर आएंगी। उससे ये है कि वो ज़ख्म जो फेडरेशन के बदन पे लगाया गया था वो किसी हद तक मुंदमिल हो जाएगा और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर खड़ा हो जाएगा। ये वो लम्हा है जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, इंडिया और बाकी भी जो यहाँ पे इंडिया की बालदस्ती चाहते हैं, वो काफ़ी हद तक बेबस महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान को। और चाइना की सपोर्ट है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की मिलिट्री भी है और चाइना की भी सपोर्ट है। पाकिस्तान एक कैंप से दूसरे में जा रहा है। अब सारी स्ट्रगल ये थी कि स्टेटस को कायम रहे, लेकिन लगता ऐसे था कि जैसे ऑपोजिशन स्टेटस को तब्दील करना चाहती है, हालांकि स्टेटस को कायम रखना चाहते थे वो। और इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट हुकूमत वक्त, वो स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं। लगता ऐसे है कि जैसे वो स्टेटस को कायम रखेंगे। तो मार्च तक से पहले पहले हुकूमत को गिराने के लिए सारी अपोजिशन की कोशिश थी। अब दिसंबर का टाइम जो दिया गया था वो सिर्फ इसलिए था कि फ़ौज में बगावत करवाई जाए। शरीफ फैमिली पहले भी करवा चुकी है कि जनरल भट्ट को उन्होंने अपॉइंट किया एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ की जगह, और जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कू कर दिया। अब फिर वो ऊपर से 2 जर्नैल हटाना चाहते हैं, जनरल बाजवा और DG ISI, और इस होप पे, इस उम्मीद पे, इस अंदाज़े पे कि वो 5-6 जर्नैल, जिनमें से हर कोई ये समझता था कि शायद वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाए या आगे बन सके या उसकी प्रमोशन हो, या जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हो सकता था, वो प्रेशराइज़ करेंगे अंदर से इन टॉप 2 जर्नलों को कि आप रिज़ाइन करें। साथ ही अफवाह भी फैलाई जा सकती थी कि इन्हीं 5-6 जर्नलों की सपोर्ट पे मौलाना फजलुर रहमान ने पहला धरना भी दिया था, ताकि अवाम भी ये चीज़ समझें और पुल मूवमेंट हो। अब ये है कि नए जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हुई हैं और प्रमोशंस हुई है, तो अब एक तरह से जो इस वक्त सिटिंग जर्नल हैं कोर कमांडर्स और बाकी भी, वो अब रिटायरमेंट की फेयरवेल पार्टीज़ की तरफ मूव कर गए।
और उनकी जगह नए आने वाले जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट होगी। उन्होंने टेक ओवर किया या नहीं किया, लेकिन अपॉइंटमेंट हो चुकी है। कोर कमांडर लाहौर और आ गए हैं, हुमायूं अजीज़ की जगह कोर कमांडर कराची और आ गए हैं, बाकी भी वो हो चुकी है पुरानी। तो इस वक्त वो पॉलिटिकल जलसा जलूस और सिविल अनरेस्ट जो करवाने की कोशिश थी, उसके जो बेसिस थे वो ना सिर्फ ख़त्म कर दिए गए हैं, बल्कि मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री में ये मौजूद था या नहीं था, एक नैरेटिव बार बुना जा रहा था, उसके बेसिस को ख़त्म कर दिए गए। और अब मार्च तक ये पॉलिटिकल आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, नया सूबा भी हाजिर होगा, बन जाएगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तो अभी नाम आने शुरू हो गए हैं वज़ीर आला के, और आज़ाद जो थे वो पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं। तो मार्च के बाद सिचुएशन ये लगती है कि फेडरेशन में पीटीआई की गवर्नमेंट, पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट, और सूबा सरहद में पीटीआई की गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई की गवर्नमेंट, और ये और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ मुल्क का माली निज़ाम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो फेडरेशन उससे थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, और ये चलता रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन आने से पहले जनरल बाजवा को ये इख्तियार एक दफ़ा फिर होगा कि नया चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो मुकर्रर करें, और इसी वज़ीर आज़म से जो इमरान खान है उसे मुकर्रर करवाएं, और आर्मी में एक दफ़ा फिर रीशफल हो, रिटायरमेंट, एक दफ़ा और पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हो। तो इसलिए जो पॉलिटिकली रॉन्ग साइड पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग अगर सोचते भी हैं तो दे नॉट बी देयर बाय द एंड ऑफ जनरल बाजवा टेन्योर। तो उसके बाद आगे जो इलेक्शन है उसमें क्या होना है, उसके लिए ऑलरेडी इमरान खान जो है वो पंजाब के चौधरियों से बातचीत कर रहे हैं। अभी चौधरी शुजात बीमार थे, उनसे मिलने भी गए हैं लाहौर, वो इफ्तिताह करने के लिए जाना था एक अंडरपास का, जो नहीं किया, तो उनसे मिले भी हैं। और ये सारे जो इस वक्त नून लीग में हैं, ये कभी काफ लीग में हुआ करते थे। कभी ये हम अगर आज से 10-12 साल 15 साल पहले देखें, ये सब काफ लीग में होते थे। हुमायूं अख्तर, हारून अख्तर और सब एवरीवन दे वर इन काफ लीग। बल्कि ये हिना रबानी खार वगैरह भी जो पीपल्स पार्टी में गई और आगे गई। तो एक दफ़ा फिर दोबारा से काफ लीग और पीपल्स पार्टी की आमेजिश से नई गवर्नमेंट, और पीपल्स पार्टी, काफ लीग और पीटीआई की आमेजिश से आगे शायद नेक्स्ट पॉलिटिकल सेटअप चले। और पीपल्स पार्टी को भी मालूम है कि ये होना है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ नरम भी है, जलसों में भी उस तरह की तकरीरें, नवाज शरीफ को तकरीरें भी नहीं करने गई। सबसे बड़ा लूज़र इस पूरे फियस्को में जो है वो शरीफ ख़ानदान और मौलाना फजल रहमान लगता है कि होंगे। और बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस थी। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने समझा कि एक ब्लफ़ है, उन्होंने ब्लफ़ कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्लफ़ नहीं निकला और हकीकत निकली। तो इसलिए ये वो ख़बर थी और एनालिसिस था। असल में जो सिचुएशन थी पीछे वो ये थी जो मैंने आपको आज बताई है। इसलिए मार्च तक हमें चाहिए कि हम सारे आराम से रहें। सिविल अनरेस्ट के ख़तरात बिल्कुल कम हैं। इसीलिए आप देखेंगे पाकिस्तान एकदम बैरूनी सतह पे कितना कॉन्फिडेंट हो गया इंडिया के मुकाबले में। नाइजर में जो OIC की पहली वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस है, अब उसमें कश्मीर का मसला नहीं है, लेकिन इंडियन टेररिज्म का मसला तो है, जो कि कश्मीर में कर रहे हैं, तो कश्मीर का मसला है। तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ने अपना कॉन्फिडेंस दोबारा रीगेन कर लिए, और दुबई की हुकूमत दोबारा वजाहतें दे रही है कि हमने आपके वर्कर्स को नहीं निकाला या पाबंदी नहीं लगाई और सारा करने के लिए। तो इट इज़ नॉट अ विन विन कि हुकूमत और फ़ौज के लिए विन विन है, इट इज़ अ विन 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 कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी विन विन है, और साथ ही पाकिस्तान के अवाम के लिए भी विन है। तो इट्स अ विन विन विन, जिसके नतीजे में नई इस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका में आ रही है उसके साथ भी पाकिस्तान अच्छी तरह नेगोशिएट करेगा, और जो माली पोजीशन इस वक्त कंसोलिडेट हो चुकी है उसको मज़ीद कंसोलिडेट करने की बजाय वो तो होती रहेगी, अब फ़िज़िकल और मॉनेटरी इंसेंटिव दे के ग्रोथ का पीरियड भी शायद हो सकता है मार्च के बाद शुरू हो। तो ये जो बजट का साल चल रहा है, अगला बजट जो है वो मैं समझता हूँ कि ऐसा है कि इंटरनेशनली लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट रेडी रखनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नशिस्त में। हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक
वक्त पे ये सब कुछ जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।